हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे ये डिटेल सहित होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा जिससे आप रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी कर पर। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसके लिए आपके सामने है चार ऑप्शन: कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। इसका आंसर होगा दिल्ली, यानी दिल्ली गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों को। उत्तराखंड के कौन कौन से शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो उनके नाम है टिहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं दोस्तों जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो उनके नाम ध्यान से सुनिएगा: बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया। इसी प्रकार से बिहार के कुछ शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो उनके नाम है पटना, मुंगेर और भागलपुर। पश्चिम बंगाल का फरक्का शहर भी दोस्तों गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब हम गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी के बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? ध्यान से सुनिएगा: रामगंगा, गोमती, काली, गंडक और कोसी। इसी प्रकार से दाएं किनारे से भी कुछ नदियां मिलती हैं, तो उनके नाम है यमुना, टॉन्स, सोन, पुनपुन, फल्गु। ये नदियां जो हैं दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें भी हम चार ऑप्शन देते हैं आपको चूज करना है कि कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है: चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर क्या होगा हमारा? चित्रकूट। यानी चित्रकूट जो है वो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर नहीं है। वहां की लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये तीनों शहर गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? गंगा नदी पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो ध्यान से सुनिएगा, पटना जो है वो गंगा नदी पर बसा हुआ शहर है और पटना बिहार की राजधानी है। इस प्रकार से गंगा नदी पर पटना जो है वो एक प्रांतीय राजधानी है जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों अब हम गोवा के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। गोवा के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी कर को फॉलो जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को, और यहाँ की लैंग्वेज कौन है? कोंकणी है, और यहाँ की कैपिटल है पणजी। और दोस्तों यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 394, और इसका क्षेत्रफल ध्यान से सुनिएगा 3702 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से जो गोवा है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे छोटा राज्य है, और गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा उनके नाम: नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ और खम्माम। इसका आंसर होगा खम्माम, यानी खम्माम गोदावरी नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। बाकी नासिक, राजमुंद्री और नांदेड़ ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर हैं। अब हम बातें करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो उनके नाम ध्यान से सुन लीजिएगा: पैनगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, मंजीरा, सबरी नदी और मनेयर नदी। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में पानी की आपूर्ति करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। अब हम जनगणना से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और भारत की जनगणना का जो विषय है वो संघ सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी,
और भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। यानी नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई है? 1881 से। और दोस्तों पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी फ्लाउंडेन जो थे वो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी और भारत के जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश पर होता है। दोस्तों भारत में 1911 से लेकर 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही है, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। साल 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही है, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल पूछे गए थे। दोस्तों जनगणना होते समय कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो 1951 में जो जनगणना हुई थी उसमें कितने सवाल पूछे गए थे? 14 सवाल पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो आंसर है इसका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है द्वितीय और प्रथम स्थान पर चीन है और द्वितीय स्थान पर कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.05 करोड़। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? यानी कौन सा वर्ष जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर है 1921 को। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी तो भारतीय जनगणना के इतिहास की वह 15वीं जनगणना थी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है यानी सही है? तो आपको कुछ युग्म कुछ जोड़ियां दी जा रही हैं, तो उनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में स्थित है। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में स्थित है। तो दोस्तों आपके सामने ये जो जोड़ियां बताई गई थी इनमें से सही जोड़ी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है यानी राजस्थान में स्थित है। बाकी दोस्तों जो जोड़ियां थी वो गलत हैं। अगर हम बात करें महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की तो ये हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू क्षेत्र में आता है। दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और वन विहार नेशनल पार्क ये जबलपुर में नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केरल में। अब हम इरूला जनजाति या इरूला आदिवासियों के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इरूला आदिवासी हैं वो तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं और तमिलनाडु और केरल में इनकी संख्या ज्यादा है। दोस्तों इस जनजातीय समूह की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशियाई और ऑस्ट्रेलिया के जनजातीय समूहों से हुई है। दोस्तों ये इरूला भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ और तमिल की तरह द्रविड़ भाषा से संबंधित है। दोस्तों इरूला विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, दफला और सिम्पो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दोस्तों दफला और सिम्पो जनजातियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहां पाई जाती हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लेम्चा और भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों लेम्चा और जो भूटिया जनजातियां हैं ये सिक्किम राज्य में पाई जाती हैं। अब हम भूटिया जनजाति के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों भूटिया जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों में पाई जाती हैं दोस्तों, जिनमें दार्जिलिंग और कलिम्पोंग शामिल है। दोस्तों इन भूटिया जनजातियों ने हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मार्गों को पार किया है और भूटिया जनजाति लेप्चा और अंग्रेजी भी बोलने का काम करते हैं। यानी दोस्तों जो भूटिया जनजाति होती है वो अंग्रेजी भाषा भी बोल लेती है। वे तांत्रिक और बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं?
तो ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सहरिया आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया आदिवासियों का संबंध है राजस्थान से। तो दोस्तों जो सहरिया आदिवासी हैं ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सहरिया जनजाति पिछड़ी जनजातियों में से एक है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है। दोस्तों सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। और इसके अलावा टापरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों सहरिया जनजाति में टापरी कहा जाता है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बने घरों को टापरी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ये मचान नुमा झोपड़ी बनाते हैं, यह इनकी विशेषता है। शहरियों की बस्ती को सहराना कहा जाता है और सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। तो ये कुछ बातें थी सहरिया आदिवासियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी किस राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली NH2 यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब आप ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 2 का अब नया नाम हो गया है नेशनल हाईवे नंबर 19। तो इस प्रकार से जो दिल्ली और कोलकाता है ये नेशनल हाईवे नंबर 19 से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो नेशनल हाईवे नंबर 19 है ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है, किस राज्य में है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। तो इन स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जिसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं या इसे हम शॉर्ट में सेल भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। दोस्तों इसके आंसर में आपको सुधार करिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में नहीं बल्कि 1954 में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है सोमा मंडल। और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन है। कौन? सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो दोस्तों खनिज पदार्थों की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है वो बहुत ही अधिक समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या बायोगैस। तो आंसर क्या होगा इसका? बायोगैस। यानी बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की श्रेणी में आता है। अब हम दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ते हैं। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायुगैस और परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो दोस्तों काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है गुजरात में। कहां है दोस्तों? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, तो आपको उनमें से बताना है कि कौन सी फसल नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नकदी फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट और चौथा है गेहूं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा नकदी फसल नहीं है। तो आंसर होगा इसका गेहूं। यानी गेहूं नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी गन्ना, कपास और जूट ये तीनों नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नकदी फसल क्या कहलाती है?
वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं, यानी जिसका व्यापार किया जाता है। उसमें कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक खरीफ की फसल कौन सी है? यानी आपके सामने कुछ ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल और चना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चावल, यानी चावल की फसल जो है वो खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं गेहूं के उत्पादन में। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश भी गेहूं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी उस राज्य का नाम बताना है जो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है उष्णार्ध पतझड़ वन, यानी पतझड़ वन पाए जाते हैं कहाँ? जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडीकर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आंसर है इसका मरुस्थलीय वन, यानी दोस्तों जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? यानी जहां पर दलदली भूमि होती है या ज्वार भाटा वाला क्षेत्र होता है वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मैग्रोव वन। क्या है दोस्तों? मैग्रोव वन, यानी दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में मैग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों यहाँ के क्षेत्र में यानी सुंदरवन के क्षेत्र में मैग्रोव वन ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में, यानी उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने सालों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की जाती है देहरादून के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2 साल बाद, यानी हर 2 साल में वनों से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी करता है कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो उसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा उनके नाम, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। तो इनमें से हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो उसका नाम है दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? यानी दोस्तों भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करता है? तो आंसर है उसका केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया? तो दोस्तों किस नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था? तो उसका नाम है दामोदर नदी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। आपको बताना है कि ये भाखड़ा नागल परियोजना किस स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? यानी किन 2 राज्यों को मयूराक्षी परियोजना से लाभ मिल रहा है? तो उनका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल और झारखंड।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? जोग जलप्रपात। दोस्तों विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। कहां है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील किस राज्य में है, यानी कौन सी है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आंसर होगा इसका बुलर झील। दोस्तों बुलर झील की बात करें तो बुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है और बांदीपुरा जिले में स्थित है। दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दोस्तों कुछ वर्ष पहले तक बुलर एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पानी का स्तर भी कम हो गया है। दोस्तों यह झील 30 से 260 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है और अगर हम बात करें बुलर झील की तो बुलर झील का जम्मू कश्मीर के पर्यटन में बहुत बड़ा भाग है। झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा भी बनाती है और वर्तमान समय में इसका क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है और जम्मू कश्मीर के पर्यटन के लिए भी एक बुरी खबर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है मणिपुर, यानी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अब हम लोकटक झील के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है और यह झील मणिपुर के खुगा नदी के पास में स्थित है। दोस्तों लोकटक झील देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर घास के कुछ आपको मैदान दिख जाएंगे, कुछ टापू दिख जाएंगे। इस प्रकार से इस झील को विश्व की तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हुए हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये बने हुए हैं दोस्तों चंबल नदी पर। चंबल नदी के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत के महू से निकलती है। दोस्तों जो जानापाव पर्वत है ये महू के पास में स्थित है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। दोस्तों इसका प्राचीन नाम चरमावती भी है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, क्षिप्रा सिंध, काली सिंध और कुनू नदी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। चलिए फ्रेंड्स अगला और लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों पद्मा नदी किस नदी का नाम है? बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और जब ये पद्मा नदी और ये जमुना नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं और आगे जब ये बहती हैं तो फिर ये मेघना नाम से जानी जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है यानी उसकी एक शाखा को जमुना बोला जाता है और जब ये पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं तो फिर उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों आपको इस लेक्चर का फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको इसका स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, आपसे कितने प्रश्न बनते थे। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वहां पर आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों जरूर फॉलो कर लीजिएगा राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर और उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप जरूर परचेज करें, उस पर आपको छूट मिल जाएगी। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, रेफरल कोड यूज करना होगा राजा नंबर 1। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये प्रश्न कैसे लगे और किस प्रकार का सुधार करना चाहिए, ये सभी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।